हेलो बच्चों, देवव्रत सर मैथ चैनल पर आपका स्वागत है। बच्चों आज हम क्लास 12 फिजिक्स में फर्स्ट लेसन कूलाम का नियम एवं वैद्युत क्षेत्र, इसमें एक टॉपिक है किसी वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक आज हम स्थापित करेंगे। तो आइए देखते हैं। निरक्षीय स्थिति में आपको सबसे पहले इसमें एक चित्र बनाना है, एक वैद्युत द्विध्रुव बनाना है। तो हम एक वैद्युत द्विध्रुव बनाते हैं। मान लीजिए ये एक वैद्युत द्विध्रुव है। हमने एक वैद्युत द्विध्रुव बनाया है AB, जिसके बिंदु A पर हम माइनस क्यू आवेश रखेंगे और बिंदु B पर हम प्लस क्यू आवेश रखेंगे। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O लेते हैं हम। दोनों आवेशों के बीच की दूरी 12 है, तो इस तरह से L आपका बट गया है। अब इस द्विध्रुव के निरक्ष पर, अर्थात इसके अक्ष पर कोई बिंदु नहीं लेना है हमें, इसके अक्ष के बिना कहीं पर कोई बिंदु लेना है। अर्थात हम क्या करते हैं, इसके लंबार्धक रेखा पर एक बिंदु लेते हैं। तो इसकी लंबार्धक रेखा हम ये मान सकते हैं, इसके मध्य बिंदु से जाने वाली रेखा और इस पर लंब होनी चाहिए लंबार्धक रेखा। तो मान लीजिए लंबार्धक रेखा पर मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P हमने यहाँ पर ले लिया है। इस बिंदु पर हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। इसके लिए हम इसको बिंदु A से मिला देते हैं और इसको बिंदु B से मिला देते हैं। इस तरीके से हमारा जो OP है उसकी बीच की दूरी r है, स्मॉल r है, और A से O तक एवं B से O तक इसकी दूरी स्मॉल l है। अब हमें ये दूरी भी चाहिए, तो ये दूरी हम पाइथागोरस प्रमेय लगा करके यहाँ पर ये 90 का एंगल बनता है। इस त्रिभुज को अगर मैं लेता हूँ, त्रिभुज AOP, उससे मैं अगर कर्ण का मान निकालता हूँ, क्योंकि लंब मुझे मालूम है, आधार मुझे मालूम है, मुझे कर्ण निकालना है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, वहाँ से मैं इसका मान निकालता हूँ। तो यहाँ पर √L² प्लस R² आ जाएगा, अर्थात R² प्लस L², √R² प्लस L²। इसी तरह इधर भी अगर मुझे निकालना है ये मान, तो सेम उतना ही आएगा, √R² प्लस L²। तो सबसे पहले बच्चों इसके थ्योरी को लिखना है। माना AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है, AB कोई वैद्युत द्विध्रुव है जिसके बिंदु A पर -q आवेश तथा बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। ये हमने वैद्युत द्विध्रुव के बारे में लिख लेना है। पिछले टॉपिक में हमने अक्षीय स्थिति में भी ऐसे ही लिखा था। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में जब भी ये न्यूमेरिकल आएगा, जब भी ये प्रूफ आएगा, तो आपको जो है ऐसे थ्योरी हर किसी में लिखना है। इसको आपको अच्छी तरह याद हो जाना चाहिए। बिंदु B पर +q आवेश स्थित है। द्विध्रुव का मध्य बिंदु O है एवं दोनों आवेशों के बीच की दूरी, बीच की दूरी 12 है। द्विध्रुव के लंबार्धक रेखा पर लंबार्धक रेखा पर
मध्य बिंदु से स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है, कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। तो ये थ्योरी आपने लिख लेना है कि इसके लंबार्धक रेखा पर स्मॉल r दूरी पर कोई बिंदु P है जहां हमें वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। अब सबसे पहले सेम वही चीज करना है जो पिछले आपने टॉपिक में किया था कि माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सेम वैसे लिखना है, माइनस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको हम E1 कह देते हैं। E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर। तो Q अपॉन R स्क्वायर मीन्स ये जो डिस्टेंस है यहाँ से लेकर यहाँ तक का दूरी आपका अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है, तो अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी चाहिए, और नेक्स्ट वाले में जब हम प्लस q आवेश के कारण करेंगे तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी लेना है, उसमें भी अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो q अपॉन अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ पर स्क्वायर से वर्गमूल हट सकता है, तो E1 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन, स्क्वायर से वर्गमूल हटा दूंगा मैं तो आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर बच जाएगा आपका। इसको हम समीकरण नंबर 1 मान लेते हैं। अब इसकी दिशा, जो E1 की दिशा है, कल मैंने आपको बताया था या इससे पिछले टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि दिशा माइनस q आवेश के कारण हमेशा अंदर की ओर होती है, अर्थात इस आवेश के कारण अंदर की ओर दिशा। तो इस बिंदु पर अंदर की ओर दिशा में लेंगे हम, तो इस बिंदु पर ये आपकी दिशा हो जाएगी E1 की दिशा। ये है E1 की दिशा। तो दिशा जो है PA की ओर, दिशा जो है P से A की ओर, ये जो है E1 की दिशा हो जाएगी। सेम ऐसे ही प्लस q आवेश के कारण बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता इसको E2 कह देते हैं। E2 बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन 0, फॉर्मूला वही आएगा, इंटू Q अपॉन सेम वही अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि इसमें भी डिस्टेंस आपका उतना ही है। यहाँ पर भी स्क्वायर से वर्गमूल हट जाएगा। E2 बराबर क्या आ जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। इसको हम समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। इसमें दिशा किधर हो जाएगा, प्लस आवेश के कारण दिशा जो है बाहर की ओर होता है। ये आपका प्लस आवेश है तो इसकी दिशा में दिशा बाहर की ओर हो जाएगा, अर्थात दिशा जो है इस दिशा में हो जाएगा। ये है E2 की दिशा।
तो माइनस आवेश के कारण अंदर की ओर, प्लस आवेश के कारण बाहर की ओर। तो दिशा बी से पी की ओर। दिशा बी से पी की ओर। इस तरीके से आप देख रहे हैं, हमने जो वैद्युत द्विध्रुव पर जो दो आवेश था, दोनों आवेशों के कारण हमने बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल लिया है। अब हमें क्या करना है, नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। तो बिंदु P पर हम नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालेंगे इस बिंदु पर। अब इस बिंदु पर दो वेक्टर है आपका, एक वेक्टर की दिशा यह है, दूसरे वेक्टर की दिशा यह है। अब यहां पर आपको नेट वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। हम क्या करते हैं, ये कोण हम थीटा मान लेते हैं, ये कोण थीटा है। अब इन दोनों वेक्टरों का अगर नेट मुझे निकालना है तो इसके लिए एक अलग फिगर हम बना लेते हैं। ये दोनों वेक्टरों को हम बना लेंगे। एक वेक्टर यह है आपका, दूसरा वेक्टर यह है आपका, उसकी दिशा यह है। अब इन दोनों वेक्टरों को, यह है आपका E2 और नीचे वाला आपका E1 था, इन दोनों वेक्टरों को हम ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करेंगे। कोई भी वेक्टर है, जैसे मान लीजिए एक वेक्टर ये है, इस वेक्टर को हमें ऊर्ध्वाधर और क्षैतिज घटकों में वियोजित करना है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ये जो इसका जो ऊर्ध्वाधर घटक होगा वो इस दिशा में होगा और जो क्षैतिज घटक होगा वो इस दिशा में होगा। लेकिन मान लीजिए कोई वेक्टर इस दिशा में है तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे इस दिशा में और क्षैतिज घटक होंगे इस दिशा में। ऐसे ही मान लीजिए कोई वेक्टर इस दिशा में है तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे ऊपर की ओर और क्षैतिज घटक इधर की ओर। ऐसे ही कोई वेक्टर मान लीजिए इस दिशा में है तो उसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे नीचे की ओर और क्षैतिज घटक होंगे इधर की ओर। तो इस तरीके से किसी भी दिशा में आपके वेक्टर हैं उसके ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक निकालना आपको आना चाहिए, जो 11th फिजिक्स में आपने वेक्टर वाले लेसन में सीख लिया है। एक बार मैंने दोबारा इसको बता दिया है, इसको अच्छी तरह ध्यान देंगे। अब मेरे पास एक वेक्टर इस दिशा में है, इसके ऊर्ध्वाधर घटक की अगर मैं बात करूंगा तो होंगे इस दिशा में और क्षैतिज घटक की अगर मैं बात करूंगा तो वो होंगे इस दिशा में। तो वेक्टर E2 को हमने दो घटकों में वियोजित कर लिया है, तो इसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे ऊपर की ओर और क्षैतिज घटक इधर की ओर। इसी तरह वेक्टर E1 है, उसके ऊर्ध्वाधर घटक होंगे नीचे की ओर और क्षैतिज घटक होंगे इधर की ओर। तो आप देख रहे हैं, अब चूंकि E1 और E2 के मान दोनों मान समान हैं तो ऊर्ध्वाधर घटक का मान हमेशा साइन थीटा में आता है और क्षैतिज घटक का मान हमेशा कॉस थीटा में आता है। अर्थात ये वाला आपका हो जाएगा E2 साइन थीटा और ये वाला आपका हो जाएगा E2 कॉस थीटा। इसी तरह E1 के जो दोनों घटक है, ऊर्ध्वाधर घटक और क्षैतिज घटक, इनके मान ये वाला हो जाएगा E1 साइन थीटा और ये वाला हो जाएगा E1 कॉस थीटा। तो अब आप देख रहे हैं कि E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा ये दोनों आपस में विपरीत दिशा में हैं। तो जब दो वेक्टर और जिसमें से E1 और E2 के मान दोनों समान हैं, समीकरण 1 और 2 में आप देख सकते हैं E1 और E2 के मान दोनों समान हैं और E1 साइन थीटा और E2 साइन थीटा दोनों विपरीत दिशा में हैं, तो ये दोनों वेक्टर आपस में निरस्त हो जाते हैं। यहाँ पर मान भी समान है और दिशा विपरीत है, इसलिए दोनों वेक्टर आपस में निरस्त हो जाते हैं। जब निरस्त हो जाएंगे तो आपके पास केवल इन दोनों वेक्टरों का क्षैतिज घटक ही बचता है। तो इस बात को आपको यहाँ पर लिखना है। चूंकि E1 साइन थीटा, या यहाँ पर सबसे लिख लेंगे कि दोनों वेक्टरों को ऊर्ध्वाधर तथा क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर दोनों वेक्टरों E1 तथा E2 को
ऊर्ध्वाधर एवं क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर क्षैतिज घटकों में वियोजित करने पर हमें यह ज्ञात होता है कि वेक्टर E1 sin थीटा एवं E2 sin थीटा दोनों के मान समान है एवं दिशा विपरीत है। अतः ये दोनों वेक्टर आपस में निरस्त हो जाते हैं, अर्थात इनका केवल क्षैतिज घटक शेष बचते हैं। अब जब ये दोनों वेक्टर आपके निरस्त हो जाएंगे, दोनों घटक, तो इसमें केवल आपका क्षैतिज घटक ही शेष बचेगा। अर्थात इस बिंदु P पर अगर मुझे नेट विद्युत क्षेत्र निकालने हैं तो इन दोनों के क्षैतिज घटकों के योगफल के बराबर ही प्राप्त होता है। अतः बिंदु P पर नेट विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा इन दोनों के योगफल के बराबर आता है। अब चूंकि E1 E2 का मान मैं रखूंगा और cos थीटा का मान भी रखूंगा, तो E1 का मान है 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा प्लस E2 का मान भी रख दूंगा 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा। आप देख रहे हैं कि ये दोनों समान हैं, ये जुड़ जाएंगे, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर इंटू cos थीटा, इतना आपका जोड़ के 1 + 1 मिलकर के 2 बन जाता है ये बराबर। अब आपने क्या करना है, त्रिभुज से cos थीटा का मान निकाल लेना है। तो हम चले जाते हैं इनिशियल त्रिभुज में, जहाँ से हम cos थीटा का मान ज्ञात करेंगे। तो ये है आपका त्रिभुज, इसमें हम cos थीटा का मान निकाल लेंगे। यहाँ से हम निकाल सकते हैं त्रिभुज APO। इस त्रिभुज में cos थीटा का मान आपको निकालना है। ये आपका त्रिभुज मैं यहाँ पे बना देता हूँ, त्रिभुज APO। ये आपका 90 डिग्री है, ये कोण थीटा है, ये A है, ये O है, ये P है। ये डिस्टेंस आपका स्मॉल r है, ये डिस्टेंस आपका स्मॉल l है, और ये वाला अंडर रूट r² प्लस L स्क्वायर है। अब यहाँ से मैं cos थीटा का मान निकालूंगा। आपको विदित होना चाहिए cos थीटा बराबर होता है आधार बट्टे कर्ण।
अर्थात आधार आपका ये है, थीटा के सामने वाला लंब होता है तो ये आधार हो गया, आधार बटे कर्ण यानी L बटे अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये निकला आपका कॉस थीटा का मान। यहाँ से आप देख सकते हैं कि आपका त्रिभुज है तो आधार बटे कर्ण, आधार का मान L है और ये कर्ण का मान आर स्क्वायर अंडर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर है। इस मान को मैं वहाँ पर रखूँगा, अर्थात कॉस थीटा बराबर यहाँ पर लिखेंगे आप, चूंकि कॉस थीटा बराबर अभी मैंने आपको दिखाया कितना निकलेगा, L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, ये मान मैं वहाँ पर रखूँगा। तो E बराबर क्या आ जाएगा, E बराबर 1/4πε0 इंटू क्यू अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर 2q अपॉन इंटू L अपॉन कॉस थीटा का मान मैं रख दूँ L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब मैं इसको सॉल्व करूंगा थोड़ा सा, तो E बराबर 1/4πε0 इंटू 2q अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर इंटू कॉस थीटा का मान था L अपॉन अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर और इधर है आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर, इस पूरे की घात में एक मान सकता हूँ, तो इसको मैं इस तरीके से थोड़ा और समझने के लिए थोड़ा सा और क्लेरिफाई करता हूँ। यहाँ पर 2q ऐसे लिखा रहने दूंगा मैं, यहाँ पर आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात में एक मान लूँगा, कुछ नहीं है तो घात एक मान सकते हैं हम, गुणा एल को ऊपर ऐसे लिखा रहने दीजिए, ये जो वर्गमूल है वर्गमूल का चिन्ह हट जाएगा और यहाँ पर घात आ जाएगा 1/2। अब यहाँ पर गुणा में नीचे देखेंगे आप कि घात 1 है और घात 1/2 है, तो और अंदर समान चीज़ है तो गुणा में घातें जुड़ जाती है। अब इनको जोड़ूंगा मैं, 1 और 1/2 को जोड़ूंगा तो 3/2 घात आ जाएगा, एल से मिल करके जोड़ना है आपको। तो E बराबर हमारे पास आ रहा है 1/4πε0 इंटू 2qL अपॉन आर स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर की घात 3/2। अब यहाँ पर सेम वही चीज़ लेना है आपको कि जो L का मान है वो R की तुलना में बहुत ही छोटी राशि है, अतः इसके उच्च घातों को छोड़ने पर तो हम क्या करेंगे, L इज स्मॉलर देन R, तो L के उच्च घातों को हम छोड़ देंगे, अतः L के उच्च घातों को छोड़ने पर तो जब मैं L के उच्च घातों को छोड़ दूंगा तो यहाँ पर एल स्क्वायर हमारा खत्म हो जाएगा, अर्थात E बराबर क्या आ जाएगा 1/4πε0 इंटू 2qL अपॉन L को मैं हटा दूंगा तो आर स्क्वायर की घात 3/2 आ जाएगा यहाँ पर। अब 2 घात से बटे में ऊपर नीचे कट जाएगा तो E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2qL को मैं P लिख सकता हूँ अपॉन R की घात 3। तो इस तरीके से वैद्युत द्विध्रुव के कारण उसके निरक्ष पर या निरक्षीय स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक हम स्थापित कर चुके हैं, जिसका सूत्र E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू P अपॉन आर क्यू, जबकि अक्षीय स्थिति में इसी का फॉर्मूला E इज इक्वल टू 1/4πε0 इंटू 2P अपॉन आर क्यू आता था। तो दोनों फॉर्मूलों को आपको कंपेयर करना है कि निरक्षीय स्थिति में क्या आता है और अक्षीय स्थिति में क्या आता है। जब भी न्यूमेरिकल क्वेश्चन इस पर आएगा तो आपको यहाँ पर कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए कि निरक्षीय स्थिति में आपका P अपॉन आर क्यू आएगा और अक्षीय स्थिति में 2P अपॉन आर क्यू आता है। अब इसी में अगर मान लीजिए माध्यम, यहाँ पर मैंने निर्वात या वायु ले लिया माध्यम, अगर कोई माध्यम आप लेते हैं जिसमें ये वैद्युत द्विध्रुव रखा हुआ है जिसका परावैद्युतांक दिया हुआ है K, तो यहाँ पर जो है K से गुणा हो सकता है। फाइनली उसमें आपका फॉर्मूला 1/4πε0 K भी आ जाएगा यहाँ पर और यहाँ पर P अपॉन आर क्यू। तो इस तरीके से जब माध्यम का परावैद्युतांक दिया होगा तो उसमें 1/4πε0 K आपको लेना है। तो आशा करता हूँ बच्चों ये टॉपिक आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। बार बार
क्वेश्चन को आपको रिपीट करना है, जहाँ पर आपको समझ में नहीं आया वहाँ पर आपको रोक करके क्वेश्चन को रिवाइज करना है। तो आज की क्लास यहीं पर समाप्त करते हैं। जिन बच्चों को क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो वीडियो को आगे पीछे करके देखते रहेंगे, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, साथ ही बेल आइकन को प्रेस भी करेंगे। सभी बच्चे इसको लाइक भी करेंगे, कमेंट भी करेंगे और अपने साथी दोस्तों के साथ शेयर भी करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, टेक केयर।